के बीचों बीच एक पुराना सा घर था। मिट्टी की दीवारें, आंगन में सजी तुलसी और हर कोने में बीते समय की एक शांत सी परछाई। उसी घर की मालकिन थी शारदा देवी। उनके चेहरे पर सख्ती साफ झलकती थी, जैसे हर लकीर किसी अनकही नाराजगी की कहानी कह रही हो। आंखों में तिरस्कार का गहरा भाव था और आवाज इतनी तीखी व ऊंची कि पूरे घर का सन्नाटा चीरती हुई हर कमरे में गूंज उठती थी। ओ सुमन, कहाँ मर गई तू? कब से गला फाड़ फाड़ कर बुला रही हूँ मैं। क्या कान में तेल डालकर बैठी है या फिर जानबूझकर मेरी बात अनसुनी कर रही है? घर में कोई काम ढंग से होता भी है या नहीं? शारदा देवी की तेज आवाज आंगन की दीवारों से टकराकर पूरे घर में गूंज उठी। रसोई में चूल्हे के पास काम कर रही सुमन आवाज सुनते ही चौंक गई। उसने एक पल को गहरी सांस ली और फिर घबराई हुई चाल से बाहर आई। दरवाजे के पास रुककर उसने झिझकते हुए धीमे स्वर में कहा, जी माँ जी, बुलाया आपने? शारदा देवी ने उसे सिर से पांव तक ऐसे देखा जैसे हर बार कोई नई कमी ढूंढ रही हो। फिर होंठ सिकोड़ते हुए बोली, काम करती है या बस दिखावा ही करती रहती है तू? कब से आवाज लगा रही हूँ मैं, गला बैठने को आ गया है मेरा। एक बार में सुनाई नहीं देता क्या? या जानबूझकर मेरी बात टालती रहती है? घर के काम में भी ना तेरी कोई तेजी है ना ढंग। सुमन ने झिझकते हुए जवाब दिया, माँ जी, सब्जी में चम्मच चला रही थी, सोचा पहले चम्मच चला लूं, नहीं तो सब्जी जल जाती। अरे वाह, अब तू मुझे सिखाएगी कि क्या पहले करना चाहिए। तेरी इतनी हिम्मत कब से हो गई कि मुझे समझाने लगी? घर में आई क्या है, खुद को मालकिन समझने लगी है। मेरे बेटे की तो किस्मत ही फूट गई जो उसे तेरे जैसी काली बीवी मिली। ना रूप ना रंग, ऊपर से तेवर देखो इसके। ये सुनकर सुमन का चेहरा और झुक गया। माँ जी, मैंने कभी... शारदा देवी ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही काट दी। चुप, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। तेरी सूरत देखते ही मेरा मन खराब हो जाता है। एक पल को आंगन में अजीब सा सन्नाटा छा गया। दूर कहीं बर्तन खनकने की आवाज आ रही थी, लेकिन इस कोने में जैसे समय थम गया हो। अगर मेरे स्वर्गवासी पति की आखिरी इच्छा ना होती कि अपने दोस्त की बेटी को इस घर की बहू बनाना है, तो मैं तुझे इस घर की चौखट के आसपास भी भटकने नहीं देती, समझी तू? ये घर कोई सराय नहीं है जहाँ कोई भी आकर बस जाए, और तू तो बिल्कुल भी नहीं। सुमन ने अपनी आंखों की नमी को छिपाने की कोशिश की। उसने गहरी सांस ली और खुद को संभालते हुए बोली, माँ जी, मैं जानती हूँ कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको कभी शिकायत का मौका ना दूं। कोशिश? तेरी कोशिशों से क्या होगा? रंग तो बदल नहीं जाएगा ना? माँ जी, रंग से इंसान की कीमत नहीं होती, दिल से होती है। इतना सुनते ही शारदा देवी का चेहरा और सख्त हो गया। शारदा देवी ने हाथ झटकते हुए कहा, बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। लगता है कुछ ज्यादा ही समझदार बन रही है आजकल। नहीं माँ जी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस बहुत हो गया। अब एक शब्द और मत बोल। जा अपना काम कर और ध्यान रख, मुझे दोबारा आवाज लगाने की नौबत ना आई। और हाँ, मेरे सामने ज्यादा मत आया कर। तेरी शक्ल देखती दिन भर का मूड खराब हो जाता है मेरा। चुपचाप अपने काम से काम रख, वही तेरे लिए बेहतर है। सुमन धीरे से जी कहकर वापस मुड़ गई। उसके कदम भारी थे, लेकिन उसने अपने आंसू गिरने नहीं दिए। आंगन में फिर से सन्नाटा छा गया, लेकिन इस बार वो सन्नाटा सुमन के टूटते दिल की गूंज से भरा हुआ था। सुमन इस घर की बड़ी बहू थी, सीधी सादी और बेहद सहनशील। उसके स्वभाव में एक अजीब सी शांति थी, जैसे हर बात को बिना कहे सह जाने की आदत हो। सुबह सूरज उगने से पहले ही उसकी दिनचर्या शुरू हो जाती। आंगन बुहारना, रसोई संभालना, सबके लिए चाय बनाना और फिर दिन भर बिना रुके काम करते रहना। कभी कभी थकान उसके चेहरे पर साफ झलकती, लेकिन उसने शिकायत करना जैसे सीखा ही नहीं था। उसका पति रमेश उसे समझता तो था, उसकी तकलीफ भी महसूस करता था, लेकिन अपनी माँ के सामने उसकी जुबान जैसे खुद बंद हो जाती थी। एक शाम जब घर का माहौल थोड़ा शांत था और आंगन में हल्की ठंडी हवा चल रही थी, रमेश धीरे से सुमन के पास आकर बैठ गया। कुछ पल तक वह उसे काम करते हुए देखता रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, सुमन, एक बात पूछूं? जी, पूछिए ना। तुम इतना सब सह लेती हो? माँ की बातें, उनके ताने, उनका हर रोज का गुस्सा, कभी बुरा नहीं लगता तुम्हें? कभी
दिल नहीं करता कि एक बार खुलकर जवाब दो, अपनी बात रखो? आखिर कब तक यूं ही चुप रहोगी सुमन? क्या तुम्हें कभी ये सब अंदर से तोड़ता नहीं? बुरा तो लगता है, आखिर मैं भी इंसान हूं। मेरे भी दिल में दर्द होता है, मेरी भी भावनाएं हैं। जब माँ जी ऐसा बोलती हैं तो कभी कभी अंदर से बहुत तकलीफ होती है, लेकिन मैंने शादी के साथ ही इस घर को अपना मान लिया था। ये सिर्फ एक ससुराल नहीं रहा मेरे लिए, ये मेरा घर है, मेरा अपना परिवार है। अब अगर अपनी ही कुछ कह दें तो क्या हर बात दिल से लगा लेनी चाहिए? अगर मैं भी हर ताने का जवाब देने लगूं तो इस घर में शांति कैसे रहेगी? कोई तो होगा ना जिसे चुप रहकर सब संभालना पड़े। और अगर वो जिम्मेदारी मुझे मिली है तो मैं उसे निभाने की कोशिश कर रही हूं। लेकिन सुमन, अपने होने का मतलब ये तो नहीं कि कोई तुम्हें हर वक्त तकलीफ दे, हर बात पर ताने मारे और तुम्हें चुपचाप सहते रहना पड़े। मैं समझता हूं कि तुम घर को अपना मानती हो, लेकिन क्या अपनी खुशी की कोई कीमत नहीं होती? मैं जानता हूं मां कभी कभी हद पार कर देती हैं। कई बार उनका तरीका गलत होता है, उनके शब्द बहुत चोट पहुंचा देते हैं। मैं सब देखता हूं सुमन, सब समझता हूं। बस हर बार कुछ कह नहीं पाता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे बहुत फर्क पड़ता है। माँ है वो आपकी, और अब मेरी भी। उनके स्वभाव में जो सख्ती है वो शायद सालों की आदत बन चुकी है। उसे एक दिन में बदलना आसान नहीं है। मैं अगर हर बात का जवाब देने लगूं तो बात और बिगड़ जाएगी। घर में शांति बनाए रखना भी तो जरूरी है ना। अगर मैं भी पलटकर बोलूंगी तो रोज का झगड़ा बन जाएगा। फिर इस घर में सुकून कहाँ बचेगा? कोई तो होगा जिसे थोड़ा झुकना पड़े। और अगर मेरे झुक जाने से घर में शांति बनी रहती है तो मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। मुझे बहुत बुरा लगता है जब वो तुम्हें ऐसे बोलती हैं। हर बार दिल करता है कि उनके सामने खड़ा हो जाऊं, तुम्हारे लिए कुछ कहूं, तुम्हारा साथ दूं, लेकिन पता नहीं क्यों उस वक्त मेरे शब्द जैसे गले में ही अटक जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा, और बाद में खुद से ही नजरें मिलाना मुश्किल हो जाता है। सुमन, सच कहूं तो मुझे अपने आप पर ही गुस्सा आता है कि मैं तुम्हारे लिए खुलकर खड़ा नहीं हो पाता। आपका चुप रहना ही बहुत कुछ कह देता है। कम से कम आप मुझे समझते तो हैं, यही मेरे लिए काफी है। कभी कभी लगता है मैं तुम्हारा साथ देने में कमजोर पड़ जाता हूं। हर बार जब तुम्हें कुछ सहते हुए देखता हूं तो अंदर से खुद को बहुत छोटा महसूस करता हूं। लगता है जैसे मैं चाहकर भी तुम्हारे लिए वो नहीं कर पा रहा जो एक पति को करना चाहिए। शायद मैं एक अच्छा पति नहीं बन पा रहा सुमन। तुम्हारे साथ खड़ा होना चाहता हूं, तुम्हारी ढाल बनना चाहता हूं, लेकिन हर बार हिम्मत ही साथ नहीं देती, और ये बात मुझे अंदर ही अंदर बहुत परेशान करती है। ऐसा मत कहिए, हर इंसान की अपनी मजबूरियां होती हैं। आप बुरे नहीं हैं, बस परिस्थिति थोड़ी कठिन है। सुमन, अगर कभी तुम्हें लगे कि सहना मुश्किल हो रहा है तो मुझे जरूर बताना। मैं कोशिश करूंगा कुछ बदलने की। जब तक आप मेरे साथ हैं सब आसान लगने लगता है। समय बीतता गया और एक दिन शारदा देवी ने अपने छोटे बेटे सुरेश की शादी तय कर दी। शादी हुई और घर में आई रीना, गोरी, सुंदर, लेकिन आंखों में एक अजीब सा घमंड। कुछ ही दिनों में घर का माहौल थोड़ा बदलने लगा। नई बहू रीना के आने से जैसे शारदा देवी की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। एक सुबह आंगन में बैठी शारदा देवी पड़ोसन से ऊंची आवाज में बात कर रही थी ताकि घर के अंदर तक उनकी बात साफ सुनाई दे। अरे देखो तो जरा, कैसी बहू लाई हूं मैं अपने सुरेश के लिए। बिल्कुल चांद का टुकड़ा है, चांद का। गोरी चिट्टी, नैन नक्श, ऐसी जैसे कोई फिल्म की हीरोइन हो। मेरी किस्मत ही खुल गई इस बार। पास ही खड़ी सुमन ये सब सुन रही थी। उसने हल्की सी मुस्कान रखी, लेकिन उसकी आंखों में एक पल के लिए चुप्पी उतर आई। तभी रीना धीरे धीरे सजती संवरती हुई बाहर आई। अरे आ गई मेरी रानी बहू। देखो जरा कितनी जच रही है इस पर ये साड़ी, बिल्कुल लक्ष्मी लग रही है। माँ जी, मुझे तो हमेशा से ही अच्छे कपड़े पहनने का शौक रहा है। हमारे घर में भी सब कहते थे कि मैं जो भी पहनूं मुझ पर सब अच्छा ही लगता है। बिल्कुल सही कहती थी। ऐसी सुंदर बहू हर किसी के नसीब में कहाँ होती है।
सच कहूं तो जब से तू इस घर में आई है ना, जैसे घर की रौनक ही बदल गई है। हर चीज में एक अलग ही चमक आ गई है। लोग भी देखकर तारीफ किए बिना नहीं रहेंगे। मेरी तो किस्मत ही खुल गई जो मुझे तेरी जैसी रूपवती, नाजुक और सलीकेदार बहू मिली है। एक तरफ खड़ी सुमन ने धीरे से कहा। चाय बन गई है माँ जी, ले आऊं? हाँ हाँ लिया, लेकिन जरा ध्यान से बनाना। मेरी रीना बहू के लिए अदरक वाली चाय ही बनाना। उसे फीकी या हल्की चाय बिल्कुल पसंद नहीं है। और हाँ, दूध चीनी का भी ठीक से ध्यान रखना। जरा भी कम ज्यादा हुआ ना तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। आखिर नई बहू है घर की, उसका ख्याल तो खास रखना ही पड़ेगा। कुछ दिन तक यही चलता रहा। हर बात में रीना की तारीफ और हर काम में सुमन की अनदेखी। लेकिन धीरे धीरे रीना का असली स्वभाव भी सामने आने लगा। एक दिन दोपहर का वक्त था। सुमन रसोई में काम कर रही थी। तभी रीना अंदर आई और इधर उधर देखकर थोड़ा नाक भौं सिकोड़ते हुए बोली, दीदी, आप रोज यही खाना बनाती हैं क्या? मतलब इतना साधारण खाना? हमारे घर में तो हर दिन कुछ ना कुछ अलग और खास बनता था। घर में सबको यही पसंद है रीना। अगर तुम्हें कुछ और खाना हो तो बता देना, मैं बना दूंगी। नहीं नहीं, रहने दीजिए, आपको तकलीफ क्यों देना। वैसे भी हर किसी की आदतें अलग होती हैं ना। इतना कहकर वो मुड़ गई, लेकिन उसके लहजे में छिपा घमंड साफ महसूस हो रहा था। शाम को शारदा देवी आंगन में बैठी थी और रीना उनके पास आकर बैठ गई। माँ जी, दीदी बहुत काम करती हैं, लेकिन ना जाने क्यों घर में वो निखार नहीं दिखता जो होना चाहिए। अरे तो बिल्कुल सही कह रही है। मैं भी कब से देख रही हूँ। बस काम कर लेना ही सब कुछ नहीं होता, थोड़ी समझदारी और सलीका भी होना चाहिए। अगले ही दिन एक छोटी सी बात पर रीना का घमंड और खुलकर सामने आ गया। दीदी, ये क्या तरीका है काम करने का? ये बर्तन ऐसे रखे जाते हैं क्या? सब कुछ इतना बिखरा बिखरा क्यों लगता है यहाँ? सच बताऊं, मुझे तो समझ ही नहीं आता कि आप इतने सालों से ये घर कैसे संभाल रही हैं। अगर तुम्हें कुछ अलग तरीके से रखना है तो बता दो रीना, मैं वैसे ही कर दूंगी, तुम्हें जैसा ठीक लगे। आप कर दोगी? दीदी रहने दीजिए, हर किसी का अपना स्टैंडर्ड होता है। आपसे ये सब उम्मीद करना ही शायद मेरी गलती है। हमारे घर में ना हर चीज एकदम परफेक्ट होती थी, किचन से लेकर पूरे घर तक। यहाँ तो सब कुछ बस जैसे तैसे चल रहा है। मैं कोशिश करती हूँ कि सब ठीक रहे। अगर कहीं कमी रह गई हो तो मैं सुधार लूंगी। कोशिश? दीदी, सिर्फ कोशिश से कुछ नहीं होता। काम में सफाई और क्लास भी दिखनी चाहिए, और वो हर किसी की बस की बात नहीं होती। सुमन ने कुछ कहना चाहा, लेकिन फिर खुद को रोक लिया। उसने बस चुपचाप सिर झुका लिया और अपने काम में लग गई। रीना ने फिर से इधर उधर देखा, जैसे हर चीज में कमी ढूंढ रही हो, और बड़बड़ाते हुए बोली, पता नहीं लोग कैसे ऐसे माहौल में रह लेते हैं। दूर बैठी शारदा देवी ये सब चुपचाप देख रही थी। इस बार उन्होंने न रीना का साथ दिया, न सुमन को टोका। उनकी आंखों में हल्की सी सोच उतर आई थी। उन्होंने पहली बार गौर से सुमन को देखा, जो बिना कुछ कहे सब सह रही थी, और फिर रीना को, जिसके शब्दों में घमंड और तिरस्कार साफ झलक रहा था। उस पल उनके मन में एक सवाल उठने लगा, क्या सच में सिर्फ सुंदरता ही किसी को अच्छा बना देती है, या फिर असली खूबसूरती इंसान के व्यवहार में होती? एक दिन शारदा देवी ने रीना से कहा, रीना बहू, जरा इधर आओ तो। जी माँ जी, बुलाया आपने? हाँ बहू, मैं मंदिर जा रही हूँ। सोचा था आज तुम रसोई संभाल लो। सुमन तो सुबह से ही काम में लगी हुई है, थोड़ा उसे भी आराम मिल जाएगा। रीना ने भौहें सिकोड़ते हुए चारों तरफ देखा, जैसे कोई बहुत बड़ी बात कह दी गई हो। माँ जी, आप ये सब मुझसे कह रही हैं? हाँ, तुमसे ही कह रही हूँ रीना बहू। आखिर तुम इस घर की बहू हो, कोई मेहमान नहीं जो बस 2 दिन ठहर कर चली जाएगी। इस घर की रसोई, ये आंगन, ये जिम्मेदारियां, अब ये सब तुम्हारा भी उतना ही है जितना मेरा या सुमन का। माँ जी, सच कहूँ तो मुझे ये सब काम करने की बिल्कुल आदत नहीं है, और ना ही मैंने कभी इस तरह के काम किए हैं। बचपन से ही मेरा माहौल थोड़ा अलग रहा है, वहाँ घर के काम करने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। मैंने हमेशा पढ़ाई की, अपने शौक पूरे किए, और सच बताऊं तो रसोई या घर संभालने जैसी चीजों में मेरा कभी मन ही नहीं लगा। इसलिए आप मुझसे इन सब चीजों की उम्मीद ना ही रखें तो अच्छा है।
तो अब सीख लो। शादी के बाद हर लड़की को ये सब सीखना पड़ता है। लेकिन माँ जी, हर लड़की एक जैसी नहीं होती। मैंने हमेशा अलग माहौल में जिंदगी जी है, वहां ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो क्या यहाँ भी तुम हाथ पर हाथ रखकर यूं ही बैठी रहोगी रीना? ये घर है, हमारा अपना घर। कोई सराय नहीं है जहां लोग आते हैं, कुछ दिन ठहरते हैं और बस आराम करके निकल जाते हैं। अगर इस घर की एक बहू होकर तुम ही ये सोचोगी कि तुम्हें कुछ नहीं करना, तो फिर ये घर कैसे चलेगा? माँ जी, आप हर बात में मुझे ही क्यों घेर लेती हैं? अभी तो मैं इस घर में आई ही हूँ और आपने पहले दिन से ही मुझ पर जिम्मेदारियों का बोझ डालना शुरू कर दिया। मैं मानती हूँ कि ये आपका घर है, आपके अपने नियम हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं सब कुछ छोड़कर बस रसोई और कामों में ही लग जाऊं। मुझे भी थोड़ा वक्त चाहिए, थोड़ा समझने का मौका चाहिए। और एक बात साफ साफ कह रही हूँ, मुझसे हर छोटी बड़ी चीज की उम्मीद मत रखिए। मैं धीरे धीरे जो सीख पाऊंगी वो करूंगी, लेकिन यूं हर बार मुझे ही टोकना और सुनाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं यहाँ अपनी जगह बनाने आई हूँ, हर वक्त डांट सुनने के लिए नहीं। रीना के जाने के बाद आंगन में गहरा सन्नाटा छा गया। शारदा देवी पहली बार खुद के शब्दों की गूंज सुन रही थी, वही शब्द जो वो सालों से सुमन को कहती आई थी। उनकी नजर धीरे धीरे सुमन पर पड़ी, जो चुपचाप बिना किसी शिकायत के फिर से अपने काम में लगी हुई थी। उस पल शारदा देवी के मन में एक टीस उठी। उन्हें अचानक याद आया कितनी बार उन्होंने सुमन को सराय कहकर ताना मारा था, और आज वही बात उन्हें खुद सुननी पड़ी। उनकी आंखें हल्की सी नम हो गईं। अगले दिन सुबह जब सुमन आंगन में झाड़ू लगा रही थी, तब शारदा देवी उसे आवाज लगाती है। सुमन, जरा इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। सुमन चौंक गई। उसने शायद पहली बार इस आवाज में नरमी महसूस की। जी माँ जी, आपने बुलाया? सब ठीक तो है ना? सुमन, मैं आज तुमसे कोई काम नहीं कहने वाली। आज मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, वो बातें जो शायद मुझे बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी, लेकिन मैं कभी कर नहीं पाई। तू रोज सुबह सबसे पहले उठती है, पूरे घर को संभालती है, हर किसी की पसंद नापसंद का ध्यान रखती है, लेकिन मैंने कभी ये नहीं पूछा कि तू खुद क्या चाहती है। कभी ये नहीं देखा कि तू थकती भी है या नहीं। मैंने हमेशा तेरे काम में कमी निकाली, तेरे रूप पर ताना मारा। माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आपने जो भी कहा, जो भी किया, मैं उसे अपना ही समझकर सहती रही, क्योंकि मैंने हमेशा आपको अपनी माँ ही माना है। बस कर सुमन, अब और मत बोल। तेरी हर बात मेरे दिल को और भारी कर रही है। मैंने तुझे कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। मैं तेरे रंग को देखकर तेरी पहचान तय करती रही। मैंने तुझे हर रोज छोटा महसूस कराया, जबकि सच ये है कि छोटी तो मेरी सोच थी। कल जब रीना ने मुझे जवाब दिया ना, तो पहली बार मुझे अपने ही शब्द सुनाई दिए, वही ताने, वही अहंकार। और उस पल मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी गलत थी। तू इस घर में बहू बनकर आई थी, लेकिन मैंने तुझे कभी बेटी की जगह दी ही नहीं। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दे सुमन। मैं जानती हूं मेरे शब्दों ने तुझे बहुत चोट पहुंचाई है, लेकिन आज दिल से कह रही हूं, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। आज से इस घर में तेरी जगह कोई नहीं ले सकता। तू इस घर की बहू नहीं, इस घर की नींव है। माँ जी, माफी मांगकर मुझे छोटा मत कीजिए। माँ कभी अपनी बेटी से माफी नहीं मांगती। अगर आज आपने मुझे समझ लिया तो मेरे लिए वही सबसे बड़ी खुशी है। मैंने कभी आपसे कुछ नहीं चाहा। आज आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि इस घर में सच में सुकून है। माँ, आपने जो आज कहा है ना, वो शायद मैं सालों से सुनना चाहता था। और सुमन, मैं तुम्हारे सामने हमेशा कमजोर पड़ गया। मैं तुम्हारा साथ देना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया। लेकिन आज वादा करता हूं, अब अगर कभी कोई तुम्हें गलत कहेगा तो सबसे पहले मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, बिना डरे। रीना भी वहीं खड्डी ये सब सुन रही थी। माँ जी, दीदी, मुझे भी कुछ कहना है। मैं इस घर में आई तो था अपने रूप और अपने घमंड के साथ। मुझे लगता था कि सुंदर होना ही सबसे बड़ी बात है, लेकिन आज समझ आया कि असली खूबसूरती चेहरे में नहीं, व्यवहार में होती है। दीदी, आपने जितना सहा उतना कोई और शायद नहीं सह पाता।
और फिर भी आपने कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा। अगर आप मुझे मौका दे तो मैं आपसे सीखना चाहती हूँ, सिर्फ घर के काम नहीं, रिश्तों को निभाना भी। रिश्ते सिखाने से नहीं, निभाने से सीखते हैं रीना। बस दिल साफ होना चाहिए, बाकी सब अपने आप आ जाता है। उस दिन पहली बार उस घर में आवाजें नहीं, अपनापन गूंज रहा था। जहां पहले ताने थे वहां अब समझ थी, जहां भेदभाव था वहां अब बराबरी थी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ऐसी और शानदार कहानियां बनाने की प्रेरणा देता है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप कोई भी नई कहानी मिस ना करें। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा पसंद आया। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है।